नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। चीन ने पहली बार माना मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। नीति में बदलाव के संकेत। मसूद अजहर पर झेलनी पड़ी थी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। अमित शाह का कांग्रेस पर वार। कहा, देश को 10 साल बाद बोलने वाला पीएम मिला। सोनिया राहुल के सिवाय किसी ने नहीं सुनी पीएम मनमोहन की आवाज। सरकार की तरह रघुराम राजन ने भी दूसरी पारी पर कायम रखा सस्पेंस। चुटकी लेते हुए कहा, कुछ कहूंगा तो मीडिया का मजाक किरकिरा हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने हाफिज सईद को दिया करारा जवाब। कहा, भारत ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं, कमजोर देते हैं ऐसे बचकाना बयान। और बीजेपी में दिखी बगावत। केरल में सुशांत सहित 4 नेताओं की अमित शाह से शिकायत। पार्टी के लोगों ने नहीं दिए वोट। ओडिशा में विधायक ने दिखाए बागी तेवर। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर बकायदा मुहिम भी चली। इस बीच मंगलवार को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करते हुए वो पत्रकारों से मुखातिब हुए, तब उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मौजूदा पदाधिकारी रिजर्व बैंक गवर्नर के कार्यकाल विस्तार पर फैसला लेते हैं। राजन का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, इस बारे में मेरी ओर से कुछ भी कहना बहुत क्रूर होगा, क्योंकि उससे वे मजाक किरकिरा हो जाएगा जो कि मीडिया इन दिनों ले रहा है। देश के करीब 60,000 लोग चाहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को दूसरी पारी के लिए सेवा विस्तार की पेशकश की जाए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक रैली के दौरान राज्य सरकार और कांग्रेस पर जमकर वार किए। शाह ने कहा कि राहुल बाबा हमारी 2 साल की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने देश को बोलने वाला पीएम दिया है। इससे पहले 10 साल तक सिवाय सोनिया राहुल के किसी ने पीएम की आवाज नहीं सुनी। शाह ने कहा कि यूपीए सरकार में न्याय के साथ भ्रष्टाचार हुआ। अंतरिक्ष, आसमान से लेकर समुद्र खानों तक यूपीए सरकार ने हर जगह भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू बताएं कि उन्होंने बीते 5 साल में क्या किया है। उन्होंने जो युवाओं को लैपटॉप देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल पा रही है? केरल बीजेपी यूनिट से असंतोष की खबरें आ रही है। क्रिकेटर से राजनेता बने एस श्रीसंत ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को शिकायत की है कि उन्हें पार्टी के दर से वोट नहीं मिले। उन्हें केवल युवा मतदाताओं ने ही वोट दिए। श्रीसंत तिरुवनंतपुरम सीट से खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में मिली शिकायतों के बाद अब पार्टी ने चुनावों को लेकर प्रदेश यूनिट की रिपोर्ट को खारिज करने का फैसला किया है। इधर ओडिशा में भी बीजेपी मतभेदों से जूझ रही है। केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को इस असंतोष के चलते ओडिशा की यात्रा रद्द करनी पड़ी। स्थानीय विधायक दिलीप रे ओडिशा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बढ़ते दखल और राउरकेला के इस्पात जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी व मेडिकल कॉलेज न बनाए जाने से नाराज है। चीन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना है कि मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। यह हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। इसमें 164 लोगों की जान गई थी और 308 लोग घायल हुए थे। चीन ने स्टेट टेलीविजन चैनल CCTV-9 ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान में उसके समर्थकों के बारे में बताया गया था। चीन के इस फैसले को उसकी नीति में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर को आतंकियों की सूची में डालने की मांग की थी, लेकिन हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का शिकार होना पड़ा था। हाफिज सईद के भारत पर एटमी हमले की धमकी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत हाफिज के ऐसे बयानों से डरने वाला नहीं है। जो कमजोर होता है वही ऐसे बचकाना बयान देता है। केंद्रीय मंत्री ने ये बातें यूपी के चंदोशी में पत्रकारों से बातचीत में कही।
इस दौरान अखिलेश सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई आतंकियों के कनेक्शन यूपी से जुड़ते रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था के कारण है। प्रदेश सरकार को इस ओर सोचना चाहिए और कानून व्यवस्था पर फोकस करना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मथुरा कांड को लेकर भी सपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार कुछ लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच कराने की सिफारिश नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सीबीआई ही इस कांड का खुलासा कर सकती है। मथुरा हिंसा को लेकर सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अभी राज्य सरकार कर रही है। केंद्र सरकार इसकी सीबीआई जांच नहीं करा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के एक नेता ने मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करने संबंधी याचिका दायर की थी। घटना में 2 पुलिस अधिकारियों सहित 29 लोगों की जान चली गई थी और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल नजीम जंग को पीएम मोदी का जासूस बताया है। गृह मंत्रालय ने 24 मई को एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार से सभी डिप्यूटेड अफसरों की जानकारी मांगी है। गृह मंत्रालय की इस चिट्ठी की वजह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पूरा मामला दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की पीएमओ को लिखी एक चिट्ठी से शुरू हुआ है। जंग ने फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि एक इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के एक अफसर को दिल्ली सरकार ने डिप्यूट किया है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने एलजी के इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी की कोशिश है। इतना ही नहीं, आप नेता संजय सिंह ने एलजी नजीब जंग पर पीएमओ के जासूस होने का भी आरोप लगाया। राज्यसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निर्दलीय विधायक राजा भैया से मिलने उनके आवास पहुंचे। यहां मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि राजा भैया के बीजेपी में शामिल होने के कयास लग रहे हैं। दोनों नेता राजा भैया के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यूपी में राजनीति काफी गरमाई हुई है और इस बीच विभिन्न दल जोड़ तोड़ में भी लगे हुए हैं। जातिगत वोटों की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में अहम मानी जाती है। इसी कारण राजा भैया की अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि राजपूत विधायकों का एक बड़ा वर्ग उनका समर्थन करता है। साथ ही इस जाति को वोट पर भी वो खासा असर रखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ अहम बैठक से पहले अमेरिका ने कहा है कि मोदी ने भारत में मुश्किल राजनीतिक माहौल के बावजूद जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर देश के नेतृत्व को दर्शाया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश एर्नस्ट ने कहा कि मोदी के साथ मंगलवार को ओवल ऑफिस बैठक के दौरान ओबामा के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा करने की संभावना है। अर्नस्ट ने हालांकि बैठक के संभावित परिणाम के बारे में नहीं बताया। अर्नस्ट ने कहा, निश्चित तौर पर ये ऐसी स्थिति है जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश में मुश्किल राजनीतिक माहौल के बावजूद अपनी जबरदस्त नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा, जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर काम किया है उसे लेकर राष्ट्रपति ओबामा के मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ओबीसी कोटे को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। लालू ने ट्वीट कर कहा कि ये शातिराना तरीके से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। कहा है, छाती ठोकने वाला ओबीसी प्रधानमंत्री। लालू ने ट्वीट किया कि आरएसएस के इशारे पर स्मृति ईरानी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ओबीसी कोटे के एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों पर आरक्षण खत्म कर दिया है। लालू ने कहा कि बीजेपी ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस का बच्चा है। पिछड़ा दलित विरोधी बीजेपी को वंचितों और पिछड़ों का हक नहीं खाने देंगे। ये लोग किसी मुगालते में ना रहें। इतना ही नहीं, लालू ने ट्वीट किया कि देश का 60% से ज्यादा ओबीसी वर्ग आरएसएस या बीजेपी का अन्याय नहीं सहेगा। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।